हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कहानियाँ और ये आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है और यूनिट 7 में है, जिसमें कुल 21 कहानियाँ हैं। कुल 21 कहानियाँ हैं। लगभग हमने 19 कहानियाँ पढ़ ली है, 2 कहानियाँ बाकी है, वो भी करवा दूँगी, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका निःशुल्क रहेगा। सिर्फ पीडीएफ जो है पेड में रहेगी। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मात्र और मात्र 999 रुपये में आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यूजीसी नेट और साक्षात्कार यानी संपूर्ण ही प्रोसेस की तैयारी मात्र और मात्र 999 में कर सकते हैं, जिसमें आपका नेट रहेगा, हरियाणा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा और इंटरव्यू। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप निःशुल्क भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। भीष्म साहनी अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया। और इससे पहले आप सभी जानते हैं, जो पुराने वाले अभ्यर्थी हैं, कि मैं कहानी पढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ। उनके जीवन में क्या क्या योगदान रहा है, कहाँ उनका जन्म रहा है, कौन सी उनकी रचना रहेंगे, कौन से उनके पुरस्कार हैं। भीष्म साहनी का जन्म 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था, यानी वर्तमान में पाकिस्तान में है। रावलपिंडी 1915 में। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। कहने का अभिप्राय ये है, जो प्रेमचंद की जो परंपराएं रही हैं, उसी परंपरा में हमारे लेखक भीष्म साहनी भी आते हैं और उन्हीं की परंपरा में इनका नाम गिना जाता है। भारत पाक जैसे मान लीजिए उपन्यास है इनका तमस, ये भारत पाक विभाजन पर है। अमृतसर आ गया कहानी, ये भी भारत पाक विभाजन है। मतलब जो उस समय जो दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम के, और अंग्रेजों ने जो फैला रखा था, मतलब एक सांप्रदायिकता, एक धर्म पर जो फैला रखा था, लोगों के मन में जहर भर रखा था और इन्हीं पर एक दूसरे से मार काट कर रहे थे। इस पर बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं, बहुत से उपन्यास भी लिखे गए हैं। तो अमृतसर आ गया, ये भी ऐसी कहानी, जैसे सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, तमस है, झूठा सच है, ये इस प्रकार की कहानी और उपन्यास हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ व्यापार भी करते थे। मतलब कि ये है कि भारत पाक विभाजन से पहले, यानी भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, इससे पहले ये अवैतनिक का मतलब कि ये बिना पैसे के पढ़ाने वाले शिक्षक थे। वे व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। मतलब विभाजन के बाद जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया। किसने? भीष्म साहनी ने, हमारे लेखक भीष्म साहनी ने। उनका जन्म 1915 में हुआ था, रावलपिंडी पाकिस्तान में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर बार प्रश्न आता है, ध्यान देंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या है, इनकी रचनाएं जान लेते हैं। इन्होंने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया। 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। ये लाइन महत्वपूर्ण है। अब ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया था। पेपर में प्रश्न बनेगा, नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भीष्म साहनी ने किया था। भीष्म साहनी की हिंदी फिल्म के अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। यानी भीष्म साहनी की जो फिल्में, यानी जो कहानियाँ, उन पर फिल्म बनी। फिल्म के अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। इनके प्रसिद्ध कहानियाँ संग्रह मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर आदि। देखो, भाग्य रेखा, वांगचू, काफ़ी बार इनकी कहानी संग्रह पूछा गया है। कहानी संग्रह का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा कहानियाँ संकलित की जाती है, प्रकाशित की जाती हैं। जिसमें मेरी प्रिय कहानियाँ हैं, भाग्य रेखा है, वांगचू है, निशाचर, ये 4 क्या इनकी कहानी संग्रह है। जिसमें से महत्वपूर्ण भाग्य रेखा और वांगचू, ये परिवेश यानी गत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। सन 1973
1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, माफ कीजिए 1975 में। 1973 में तो क्या है, ये तमस जो आपका उपन्यास है ये लिखा गया था 1973 में, प्रकाशित हुआ था, माफ कीजिए 1973 में। और 1975 यानी 2 साल के बाद इन्हें इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये तमस आपके क्या है, पाठ्यक्रम में कई बार पूछा गया। ये टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है कि भीष्म साहनी को कौन से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या कब मिला। तो 1973 में तो ये तमस लिखा गया था और 1975 में 2 साल के बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1983 में इन्हें स्कॉटलैंड नेहरू अवार्ड मिला। 1983 में स्कॉटलैंड नेहरू अवार्ड मिला तथा सन 1998 में भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से भी विभूषित किया है। तो याद रखें कि इसमें पद्म भूषण अलंकरण से भी विभूषित किया गया है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की प्रेरणा के उपरांत बढ़ती सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने के सफल प्रयास साहनी जी ने अपने अमृतसर आ गए इस कहानी में बेखूबी से किया। मतलब सांप्रदायिक का मतलब ये है कि लोग धर्म के नाम पर, भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है, चाहे उसने वो कार्य किया ही नहीं हो, लेकिन क्या ये जान जाए सामने इतनी मतलब सांप्रदायिकता बढ़ गई थी कि ये हिंदू है तो जो भी मुस्लिम देगा उसको काट देता था, या फिर ये मुस्लिम है तो हिंदू को मिल जाता था वो उसे काट देता। मतलब धर्म और के सांप्रदायिकता के नाम में एक दूसरे की मार काट मची हुई थी, चाहे वो उसने काम किया ही ना हो, करता कोई था और भुगतता कोई था। ये इसमें उस समय ये बनी हुई थी हमारे समाज में। विभाजन के समय चिनगारी लोगों के हृदय से सुलग रही थी, ये सांप्रदाय लोगों के रूप में सामने आई। कहानी में भीष्म ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचने था रेल यात्रा के दौरान होने वाले तनाव, विवाद, छोटी छोटी घटनाओं को दर्शाया गया है। मतलब बात यह कि जैसे विभाजन के समय क्या हो रहा था, पाकिस्तान वाले क्या है भारत आ रहे थे अपने अपने में और भारत वाले पाकिस्तान जा रहे थे। तो उसमें लोग क्या ट्रेनों में, उस समय की बात है जब ट्रेनें ही होती थी, एक सेकंड के लिए, जैसे जैसे रेलगाड़ियां आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तनाव बढ़ता है। कुछ पठान यात्रियों द्वारा हिंदुओं के उपहास व दुर्व्यवहार को इस प्रमुखता में प्रस्तुत किया गया। मतलब जैसे जैसे क्या है रेलगाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे कि भाई देखो अपने इलाके में सभी शेर होता है, ठीक है ना, तो इसमें दिखाया गया जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे बढ़ रही थी वहां तो क्या दूसरे के इलाके में तो डर बना रहता है ना, और जो अपने इलाके में जब आता है नजदीक तो हम क्या शेर बन जाते हैं। वही कहानी इसमें दिखाई। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को भावनात्मक और विचारात्मक धरातल पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक या आत्मिक स्तर पर भी प्रभावित किया। भाई लोग अंदर से क्या एक डर और भय के साथ जी रहे थे, भावनाएं तो प्रभावित हो रही थी ना। जो आप काम कर कोई इसको मार रहा था, जो काम किया ही नहीं तो वो भावनाएं तो आघात हो ही रही थी। अब इसके प्रमुख पात्र देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहानी आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, आप काफ़ी समझदार हो समझ लेंगे। लेकिन कहानी का मुख्य पात्र जो सभी घटनाओं का साक्षी है, हमारे जो लेखक है भीष्म साहनी, ये उस समय सब कुछ देख रहे हैं। तो वे क्या है सबसे पहले साक्षी मतलब गवाह है और उन्होंने अपने अनुभव को इसमें लिखा गया। और ये कब की बात है, ये 1973 की बात है और ये कहानी पटरिया संग्रह में प्रकाशित हुई थी। पटरिया संग्रह में प्रकाशित हुई थी और 1973 की बात है। तो 1973 लेखक मुख्य बात मतलब ये 1973 में लिखी तो शायद पहले होगी, लेकिन 1973 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1973 में एक कहानी प्रकाशित हुई थी। सरदार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है, ये मतलब हिंदुओं का प्रतिनिधित्व यानी जो अग्रणी आगे जो जिसको आप नेता बोलते हो, जिसको आप हीरो बोलते हो, वो थर्मा की लड़ाई में भाग लेने जा चुका है। थर्मा नहीं गया, बर्मा आएगा, थर्मा नहीं आएगा। गोरे फौजियों को खिल्ली उड़ाता है, गोरिये फौजियों की खिल्ली उड़ाता है। पठान 3 मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र। पठान 3 मतलब पठान है वो मुस्लिम संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अत्यंत उग्र स्वभाव मतलब उग्र गुस्से वाले हैं। सरदार तो करता हिंदुओं का प्रतिनिधित्व, ठीक है। और जो पठान 3 है ये मुस्लिम पात्र हैं और ये बड़े उग्र स्वभाव के मतलब गुस्से वाले हैं।
बाबू दुबला पतला व्यक्ति जो पेशावर का रहने वाला बाबू, और कहानी के प्रारंभ में डरपोक जान पड़ता है, लेकिन कहानी के अंत में वो उग्र रूप धारण कर लेता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जैसे जैसे अपने इलाके में आते गया और बाद में क्या है, मतलब दूसरे के इलाके में तो डर लगता है तो वही बाबू करते हैं, और जैसे इसका अपना इलाका पास में आता है तो ये उग्र रूप धारण कर लेता है। तो लेखक हैं, सरदार हैं, पठान है, बाबू है, बुढ़िया मुंह सिर ढककर रेलगाड़ी में माला जाप रही थी था, उसके कथन से वे उदार हृदय जान पड़ते। अब बुढ़िया है, बूढ़ी माँ है, तो वो क्या है भाई, मुंह क्या अपने सिर और मुंह को ढककर माला का जाप कर रही है, लेकिन उसके कथन से, उसके वाक्यों से, उसके शब्दों से लगता है कि बड़े हृदय के उदार है। अब अमृतसर आ गया कहानी की समीक्षा। तो ये कहानी क्या है, 1973 में पटरिया में संग्रहित हुई थी। तो ये भी आप इसमें लिख लेंगे, 1973 में पटरिया में। पटरिया क्या है, इसमें कहानी संग्रह का नाम है। भयानक हिंसा, रक्तपात, विभाजन की त्रासदी। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता भारत का जन्म हुआ। सारे उत्साह उल्लास उस अवसाद को गहरी काली छाया आच्छादित पर एक और पाकिस्तान बनाने की घोषणा की जा चुकी है, दूसरी ओर दिल्ली में स्वाधीनता दिवस के समारोह का भव्य आयोजन था। लेखक दिल्ली के स्वाधीन दिवस को समारोह को देखने जा रहा है। गाड़ी में उसने जो कुछ भी देखा महसूस किया वह प्रस्तुत कहानी का वर्णन विषय है। मतलब 15 अगस्त में जो भारत पाक विभाजन हुआ उसमें क्या इतनी त्रासदी थी, लोग क्या है भेड़ बकरियों के जैसे कि ठूस ठूस के मरे जा रहे थे, तो एक दूसरे को बस अपने अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। तो वो दृश्य जो हमारे लेखक ने देखा उसे उसने अपनी आंखों से वर्णित किया है। इस कहानी में इस सत्य को उद्घाटित किया कि सांप्रदायिक भावना को विनष्ट करने के लिए विभाजन की कोई उपलब्धि नहीं है। विभाजन के पश्चात भी जातिगत द्वेष, घृणा, दिल देने वाली अमानवीय कृत्य समाज में ये तत्व दृष्ट हुए। मतलब विभाजन के बाद भी लोग सांप्रदायिक से करने बाज नहीं आते हैं। उनमें क्या है, एक जातिगत भेदभाव होता है, द्वेष होता है, आपस में घृणा होती है, और अमानवीयता मतलब कि मानव एक मतलब सोच भी नहीं सकते मानव क्या क्या, मतलब मानव के स्वभाव से भी परे पशुओं जैसा बर्ताव करना ये देखने को मिल रहा था। विभाजन हो चुका है, गाड़ी में बहुत से लोग बैठे हैं, तो ये कहानी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 3 पठान मतलब मुस्लिम है, एक सरदार है, दुबला पतला बाबू विशेष उल्लेखनीय है। गाड़ी में बैठे लोग भविष्य में जीवन की रूपरेखा बना रहे थे। मतलब कि गाड़ी में जो होते हैं, आपने भी सफर किया होगा कि गाड़ी में कि कैसे कैसे लोग आपस में ये होने वाला है वो होने वाला है, और अपने अपनी राजनीति कसते हैं। कोई भी अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त नहीं था। मतलब कोई भी अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त मतलब खुश नहीं था कि हमारा बस भविष्य खुशहाल होगा, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता था। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कौन सा कदम सही होगा कौन सा गलत है। पर हंसी मजाक का दौर सामान्य गति से चल रहा था, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र पठान और बाबू बन गए। अब क्या थोड़ी थोड़ी बीच में हंसी मजाक भी कर रहे थे, अंदर से दुखी भी थे, लेकिन ये एक यात्रा में होता ना कि समय कट जाए वो वाली बात थी। लेकिन इसमें यादगार जो पल बना वो केंद्र में पठान और बाबू बन गए। कैसे बने वो देखेंगे। झेलम स्टेशन से गाड़ी छूटने पर पठान मांस और नान रोटी खाने का प्रयोजन बनाते हुए बाबू को आमंत्रित करते हैं। बाबू के द्वारा मांस खाने से इनकार करने उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब क्या पठान जो बैठे हैं तो मान रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, जैसे कि आमतौर पर हम भी कुछ खा पी लेते हैं, तो उसमें पठान क्या करते हैं भाई, जो भी उनका मांसाहारी भोजन वो खाते हैं और बाबू को आमंत्रित करते हुए आप भी खा लो, तो इसमें वो इनकार करते हैं, तो उसका क्या मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वजीराबाद स्टेशन का वातावरण तब्दील को लेकर की पहली दृष्टि में भाप जाती है। अब किसका स्टेशन आता है, वजीराबाद का। थोड़ी देर पहले किसका था, झेलम स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, तो ये स्टेशन भी पूछ लिए जाते हैं। आजकल पता नहीं क्या क्या आ जाता है, तो पूछ ले भी उसको खाने के लिए कब टोका पठानों ने, तो झेलम स्टेशन पर रोका था। और आगे जो गाड़ी जाती है वजीराबाद स्टेशन पर रुकती है। अवश्य दंगा हुआ। नए मुसाफिरों को चढ़ने पर बार प्रतिवाद विरोध अगाध गति से चल रहा था। मतलब कि जब भीड़ होती है ना, जब वो चढ़ने नहीं देते, ऐसे आपने सुना होगा जो नए यात्री आते हैं, तो वही इसमें हो रहा था। तभी एक व्यक्ति मैले कुचले कपड़ों युक्त काले रंग की संदूक घसीटते हुए चढ़ा और किसी को चढ़ने के लिए आवाज देता है। भाई एक आता है व्यक्ति जो मैले कुचले कपड़े पहना हुआ है और संदूक घसीटता है
और मतलब लोगों से आग्रह करता है कि हमें भी चढ़ने दें। डिब्बे में आकर लोगों के विरोध के बावजूद अपना सामान चढ़ाने लगा रहता है और कहता है टिकट है मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। मतलब लोग क्या विरोध करते हैं, जैसे बैठने नहीं देते हैं आमतौर पर देखा आपने, तो क्या वो कहता है कि मेरे पास टिकट है, मैं बेटिकट नहीं हूँ। और तभी टिकट में बैठा पठान उसे निकालने के लिए उद्यत होता हुआ बिना सोचे समझे लात जमा देता है। तो पठान बैठे हैं तो उसे क्या है, लात जमा देते हैं, मतलब उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, जो गलती से उसकी पत्नी के कलेजे पर लग जाते हैं। मारती तो किसको, उस व्यक्ति को, लेकिन उसकी पत्नी के कलेजे पर लग जाती है। वह पीड़ा से चिल्ला उठती, डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है। फिर भी पठान निकालना ही चाहते हैं और उसका सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। अचानक गाड़ी छूट जाती है और व्यक्ति बदास चिल्लाने लगता है कि सामान पूरा चढ़ा नहीं पाया, जल्दी उतरो। अंत में तीनों व्यक्ति उतर जाते हैं। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांघते हुए आगे बढ़ने लगते। तभी लेखक के बगल में बाबू बाहर लगी आग जो समुद्र दंगे का परिणाम था उसे लेकर अवगत कराता। तभी मुसाफिरों की दृष्टि उस दृश्य पर लग जाती। अब क्या वो बाबू क्या करता है, वह तो उतर जाते हैं तीनों, लेकिन बाबू जब देखता है कि जगह जगह आग लगी हो, कौन के कुछ सांप्रदायिकता में लगा रहे थे लोग आग, उसमें एक दूसरे की इतनी घृणा हो रही थी, जिसने काम नहीं किया था वो भी भुगत रहा था। गाड़ी के शहर छोड़कर आगे बढ़ने पर सन्नाटा और दहशत का वातावरण दिखता है। मतलब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। बाबू किसी अज्ञात आशंका से सीट पर बैठकर 2 सीटों के बीच की जगह पर लेट गया और पठान मजाक में उस औरत की संज्ञा से अवहित करते हैं। अब बाबू क्या करता है, भाई थोड़ा थक गया है, वो क्या 2 सीटों में जगह लेकर लेट गया है। अब पठान क्या करते हैं, उसे औरत की, जैसे कि आदमी को एक होता भी है, जब आदमी को औरत कह दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और ये क्या है, एक स्वाभिमान पर ठेस पहुँचती है, तो इसी तरह वो उसे चिढ़ाते हैं। अगले स्टेशन पर उसे जनाना डिब्बे की बैठने की सलाह देते हैं और अगले स्टेशन पर उसे कहता है, जनाना मतलब एक जो औरतों का जो डिब्बा होता है उसमें बैठने की सलाह देते हैं कि आप वहाँ बैठ जाओ। बाबू शांत निश्चल बैठा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। सारा वो वातावरण बोझिल, अनिश्चित, स्तंभित, अशांत सशक्त था। मतलब वातावरण क्या, बाबू कोई प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि ये इनका इलाका है, वो कोई चुपचाप सहन करता है। और बाबू निश्चल, मतलब ऐसे किसी ने कोई छल नहीं किया, ऐसे बैठा है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना। वातावरण बोझिल, और उसे क्या है, वो वातावरण बोझिल सा लगता है, मतलब कि उसका मन नहीं लग रहा है, वो एहसान सा बैठा है। सहसा दुबला व्यक्ति उच्च आवाज में बोला, हरवंश पूरा निकल गया। थोड़ी देर में पुनः चिल्लाता है, शहर आ गया, शहर अमृतसर आ गया। उत्साह में उछल खड़ा हो जाता है और तेजी स्वर में चिल्लाता, ओ वे पठान, बीच बच्चे नीचे उतरते, तेरी माँ, मतलब ऐसे कुछ गालियां देता है। मतलब अब तक तो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसका इलाका आता है ना तो उस पठान को चिल्लाता है कि पठान नीचे उतर, ऐसे ही कि भाई माँ बहन की गालियाँ देता है। बाबू गुस्से में चिल्ला चिल्लाकर गालियाँ बकने लगता है, लेकिन बाबू के आने से पहले ही पठान उस डिब्बे से निकल जाते हैं और बाबू के हाथ में लोहे की छड़ है। अब बाबू क्या है, पठान अब क्या है, निकल जाते हैं, उसे पता चलता है कि उनका इलाका आ गया तो वो उसे निकल जाते हैं। अब बाबू क्या करता है, हाथ में लोहे की छड़ लेकर वे पठान के निकल जाने पर अपना आक्रोश और अफसोस व्यक्त करता है, मतलब अपना गुस्सा दिखाता बहुत ज़्यादा। गाड़ी पुनः समतल गति से चलने लगती है, मतलब जो समतल जगह है। यात्री नींद में उग रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कोई व्यक्ति निवेदन कर रहा था, खुदा के लिए आओ, दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जाता है, गाड़ी निकल जाएगी। भाई एक व्यक्ति निवेदन कर रहा है कि मेरे साथ औरत है, बच्चे हैं, तो मेरी मदद करो, मुझे आने दो। जगह बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी से, बाबू चिल्लाया। और मतलब कि वो बाबू क्या बोल रहा है उसी आदमी को कि तुम मुझे उतर जाओ, गाड़ी में जगह नहीं है। उसी क्षण लपक कर दरवाजा भी खोल दिया। आह अल्लाह, उस व्यक्ति ने अस्फुट स्वर के साथ इत्मीनान की सांस ली। अब वो व्यक्ति जो चढ़ने वाला था उसने इत्मीनान, मतलब थोड़ी राहत की सांस ली कि दरवाजा खोल दिया। उसी बाबू ने चमकते छड़ से उस पर भरपूर वार किया। मतलब ये कितना अन्याय है, वो उसके सामने पठान, तो वो तो उसको क्या है, बेरहमी उसके साथ पठान कर रहे हैं, लेकिन इसके पर वार करे, उस जो चढ़ने वाले व्यक्ति पर वार किया। अब इस बाबू में कितनी जान आ गई है, इसका इलाका आ गया, जिसने काम किया ही नहीं उसको मार रहा है और उनको जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि उनसे वो डर रहा है। तो ये बड़ी ही बेरहम, ये सांप्रदायिकता इसे कहते हैं। उसके पैर पर लड़खड़ा गए, उसकी आंखें अधगुली, होठ फड़फड़ा रहे थे, मतलब इससे उसके पैर लड़खड़ा गए, उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, होठ फड़फड़ा रहे। बाबू उस व्यक्ति को मार देता है जो दरवाजा खुलवाना चाहता है। मानो वे देखना सुनना चाहते हैं, लेकिन आखिरी किसी गलती, मतलब उसकी कोई गलती नहीं, आखिरी किस गलती की सजा उन्हें दी, क्योंकि वो क्या उससे धर्म से अलग थे, इसी बात की
उसकी औरत अभी भी पटरी के साथ इन बातों से अनभिज्ञ दौड़ रही थी। अब उसकी औरत चढ़ी नहीं थी, वो भी क्या पटरी के साथ दौड़ रही थी। उसको पता नहीं कि तेरे जो हस्बैंड को पीटा गया है। तभी वह आदमी कटे पेड़ की तरह गाड़ी से गिर पड़ा। अब वो आदमी क्या इतनी चोट लगी कि उसे छड़ मारता लोहे की, तो कटे पेड़ की तरह वो गिर जाता है। उसकी पत्नी का वो भागना भी बंद हो गया, मानो उनका सफर एक साथ खत्म हो। अब उसकी पत्नी भी कैसे भागे, भी उसका आदमी गिर गया है, उसका हस्बैंड गिर गया है, तो एक साथ जैसे उनका सफर खत्म हो। बाबू संयत होकर पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब वो क्या पुनः अपनी जगह पर आ जाता है, बाबू उसकी पिटाई करके, जिसका कोई दोष नहीं, निर्दोष व्यक्ति की पिटाई करके। क्या उस व्यक्ति का दोष मात्र इतना था कि वो मुसलमान था, मतलब कि इतना ही कसूर था कि वो मुसलमान था। अगर वो 3 व्यक्ति थे जो मुसलमान थे, उनको तो वो तो इकट्ठे थे, उनसे तो वो डर रहा है, उनको तो मार नहीं रहा है, लेकिन एक निर्दोष की वो पिटाई कर देता है अकेला पाकर। क्या वो इंसान नहीं था? क्या उसे मारने से हिंदू औरत का दर्द मिट गया? या उन पठानों की पाशविकता पर अंकुश लगा? मतलब जो पठान थे, जो और मुस्लिम थे 3, वो जो उसके साथ पशु जैसा व्यवहार कर रहा था, क्या उन पर अंकुश लगा दिया? ठीक है, लेकिन क्या है, करता कोई है, भरता कोई है। लेखक इन सारे प्रश्नों का उत्तर कहानी के माध्यम से रखा है। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण विवेक शून्यता है, जिसे व्यक्ति जाति एवं धर्म से भेद पैदा कर व्यक्तिगत स्वार्थ से बंधा होकर अपने मार्ग में भटक चुका है। उसकी आंखों में इंसान की बजाय हिंदू मुस्लिम दिखते हैं। मतलब सांप्रदायिकता की ऐसी भयावह चीज है जिसमें इंसान के गुण दोष नहीं दिखते हैं। भैया हिंदू है, ये मुस्लिम है, धर्म के नाम पर एक दूसरे की मार काट होती है, और जो करता नहीं है वो पिट जाता है, और जो करता है वो करके भाग जाता है। तो ये होता है। वह अपने देश जाति धर्म को वफादारी सिद्ध करने के लिए उन्मादित होकर अमानवीयता और पाशविकता का परिचय देता है। इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह मार डाल रहा है। अब क्या है कि इंसानों को, यानी कि ये भी इंसान है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आपके से, कोई बुरा आपका नहीं किया, तो क्यों मार, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह उन्हें मारा और काटा जा रहा है। महज हिंदू मुसलमान होने के कारण लोग निर्दोष होते हुए मात्र बदले की भावना से मारे जाएंगे। बदले की भावना फिर पुनः सिर उठाकर इसी घटना को पुनरावृत्ति करेगी। मतलब लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को मार काट रहे थे, निर्दोष इसमें क्या है, मर रहे थे, कट रहे थे। संपूर्ण कथा के केंद्र में मुख्य पात्र बाबू है। मतलब इस कथा का जो नायक है, जो हीरो है, जो मुख्य पात्र है, बाबू है, जिसके माध्यम से लेखक ने वंचित किया कि इस प्रकार जाति और धर्म के ऊपरी विभेदों की चकाचौंध में खोकर व्यक्ति मानवता से अमानवता का प्रादुर्भाव होता है। व्यक्ति विवेक शून्यता और पाशविकता पूर्ण कृत्यों के साथ अपने निर्माण इसलिए करता है। तो देखो कि मतलब व्यक्ति क्या है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपना जो कि मानवीय धर्म है, मानवीय धर्म मतलब इंसानों की सेवा करना, प्रेम भाव से रहना। जो व्यक्ति आपको क्या है, जो आप पर अत्याचार नहीं करता, जो आपको हानि नहीं पहुंचाता, तो उसे क्यों मारते हो? लेकिन किसके नाम पर? जाति और धर्म के नाम पर। इस संपूर्ण कथा को लेखक ने प्रतीकात्मक व्यंग्य और व्यंग्यात्मक शैली में रखकर अपने सिर्फ विदार की विशिष्टता का प्रभाव पाठकों पर डाला है। मतलब संपूर्ण कथा में लेखक ने प्रतीकात्मक, मतलब ये नाम क्या है, ये कहानी तो सच्ची है, लेकिन इसके जो पात्र है वो एक प्रतीकात्मक है। मतलब अपनी तरफ से लेखक ने अपने नाम में जोड़ दिए, लेकिन ऐसी कहानियाँ उसमें ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो उन्होंने आंखों देखी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके पात्रों के नाम बदल कर इसमें दिखा दिया गया कि उस समय क्या क्या सांप्रदायिकता के नाम पर लोग अत्याचार कर रहे थे। निष्कर्ष अमृतसर आ गया, ये मतलब अमृतसर आ गया, अमृतसर आते ही उन्होंने क्या क्या कांड किए ये देखा गया। कहानी स्वतंत्रता के समय भयावह सच को मार्मिक रूप से व्यक्त करती है। मतलब जो अपनी आज़ादी के लिए उस समय संघर्ष हो रहा था, इसमें बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति की कि किस तरह से देश का विभाजन हुआ, तो लोग कैसे मर और कट रहे थे, बच्चों को भी लोग नहीं छोड़ रहे थे, महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे, सब पर अत्याचार कर रहे थे। ये विभाजन की आड़ में सांप्रदायिक तस्वीर प्रस्तुत करती है। उस समय तत्कालीन परिवेश, उस समय में व्यक्तियों की सांप्रदायिक सोच, तनाव और दहशत पूरी तरह सिद्ध से छोटी छोटी घटनाओं को दर्शकों के माध्यम से पाठक के मानस पटल पर अंकित करने की कहानी पूरी तरह समर्थ। मतलब ये छोटी छोटी घटनाओं को दर्शाकर लेखक ने दर्शाया कि किस समय उसमें लोग क्या तनाव में जी रहे थे, दहशत में जी रहे थे, मतलब उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। देश विभाजन की परिस्थितियों के इस कहानी के माध्यम से बहुत ही जीवंत रूप प्रस्तुत किया गया है। अब क्या है, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब इनके कथन हम देख लेते हैं। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते हैं।
वे लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुकी हैं। बात बात पर खो खो की करके हंसते हुए गोरे फौजी खिल्ली उड़ाते हैं। अब क्या है, सरदार जी हैं वो क्या अपनी आज़ादी जो बर्मा की जो लड़ाई हुई थी तो उसमें क्या है, उसमें भाग ले चुके हैं और अपने एक मतलब गोरे लोग जो अंग्रेजों की खिल्ली उड़ाते हैं और बात बात पर हंस रहे हैं। तो ये इसमें जिक्र कर रहे हैं जो कहानी में कथन आए। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे भविष्य में की रूपरेखा कैसे होगी, पर किसी को कल्पना बहुत दूर दूर तक नहीं जा पाती थी। मतलब जैसे ही भारत और पाकिस्तान, माफ़ कीजिए, ये वाकई जैसे अंग्रेज छोड़कर हमारे देश को अंग्रेज छोड़ कर के गए, अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन क्या आपस में मारकाट कर रहे थे धर्म के नाम पर, ये मुस्लिम है ये हिंदू है। और अंग्रेज तो हमारे देश को आज़ाद करके चले गए, देश को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वो एक जहर छोड़कर चले गए लोगों में क्या है धर्म के नाम पर। और इस देश के दो बंटवारे करके एक बन गया हिंदुस्तान, एक बढ़ गया पाकिस्तान। ठीक है, मुस्लिम पाकिस्तान अपने जा रहे थे और जो हिंदुस्तान थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और आपस में लोग से मार काट रहे थे। कोई वहाँ तक पहुँच पाया, कोई रास्ते में ही मर गया। तो ये इस कहानी का जो कथन रहे हैं ऐसी। कोई नहीं जानता था कौन सा कदम ठीक होगा कौन सा गलत है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, दूसरे ओर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे, यौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद होने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में छुटपुट आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी। साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था कि इसी निश्चित में किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाते। अब एक कथन आएगा तो ये दिया गया ये कौन सी कहानी से है, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो एक ऑप्शन आपका अमृतसर आ गया, तो इसमें आपने निशान लगाना है कि ये अमृतसर आ गया कहानी के कथन है। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा जाने की चेष्टा करता रहे, अंदर वैसे ही मुसाफिर उसका विरोध करते रहे। एक बार जैसे तैसे अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। अगले स्टेशन पर वही सबसे बाहर खड़े मुसाफिर चिल्लाने लगता, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसते आते हैं। मतलब कि ये होता है आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस समय तो भीड़ थी भी इतनी, क्योंकि लोग क्या ढूस ढूस कर जा रहे थे। क्या है उस समय इतनी ट्रेनें नहीं थी आज के समय में है। तो क्या है एक बार अगर डिब्बे के अंदर चले गए तो क्या डिब्बे की दुनिया में उस समय इतना मतलब अंदर इतना विरोध नहीं होता था। लेकिन एक बार चढ़ते थे तो कहते कि आज जगह नहीं, अगले में जाओ, क्यों ऊपर क्यों घुसते जा रहे हो। तो ये सारे वाक्य पूछेंगे किस कहानी से है, किस उपन्यास से, तो आप याद रखेंगे अमृतसर आ गया। तो यहाँ कन्फ्यूज झूठा सच में भी कुछ ऐसे वाक्य आए हैं। ठीक है, तमस में भी कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, और जो कि भारत पाक विभाजन पर आधारित है। तो हमें याद रखना है अमृतसर आ गया कहानी के ये कथन है। शहर आ गया, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया अमृतसर आ गया। उसने फिर से कहा, उछल खड़ा होगा और ऊपर वाली बर्थ पर लेटकर पठान को संबोधित करके चिल्लाया, अबे ओबे पठान के बच्चे नीचे उतरा। इस तरह के पठान वाले। तो इसमें क्या है, जैसे कि वो बाबू था लेटा हुआ था जो दुबला पतला था, तो जैसे वो पठान से मजाक उड़ाया तो कुछ नहीं बोला। जैसे उसका अमृतसर आ गया मतलब उसका शहर आ गया, तो वो पठान को मुझे गालियाँ देने लगा माँ और बहन की, ऐसे मतलब। तो ये किसके ऐसे कथन आए, तो ये बाबू का कथन है। वैसे का पूछा जाए कि किस कहानी से है, किस उपन्यास से, तो ये अमृतसर आ गया के कथन है। तो इस प्रकार से, और इसमें जो आपको याद करने योग्य जो बातें हैं तो ये इसमें नहीं लिखी है, वो लिखना अमृतसर आ गया पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है और ये 1973 में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज हमारी 19 कहानियाँ पूरी हो गई हैं, 2 कहानियाँ और बचती हैं, 21 कहानियाँ वो भी करवा दूंगी। अगर आप निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम जानकारी दी जाती है और मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क करवाऊंगी। अगर आप पैसे लेकर तैयारी नहीं करना चाहते, पेड लेकर, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारी यूनिट आपको निःशुल्क मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संदेश भेजकर मात्र 999 रुपये में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके यूजीसी नेट, हरियाणा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साक्षात्कार चारों की तैयारी आराम से हो जाएगी। मैं लिखित पेपर की भी तैयारी करवाऊंगी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और मैं चाहती हूँ आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।